आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 125 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्ते 126 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन मेडोसा की वो रुस्वाकुन कहानियां कभी मंजरे आम पर ना आ सकी, क्योंकि उस हमाम में सब नंगे थे। कोई शिकारी ऐसा न था जो खुद शिकार न होता। तुम उस मुलाजमत से बहुत मुतासर नजर आती हो, फिर आखिर मुलाजमत क्यों छोड़ना पड़ी तुमको? मैंने गला से एक घूंट लेते हुए रवा रवी में सवाल किया। मेरा मुतासर होना लाजमी था। वो पुरख्याल अंदाज में अपने गिलास पर नजर जमा कर बोली, मैं अब कम सिन नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त से ज़रूर कम उम्र थी और मैंने मेडोसा पर जिंदगी का वो कीमती तजुर्बा हासिल किया है जो शायद 100 बरस की उम्र में भी मुझे हासिल ना हो सकता। लेकिन मैंने उस भीड़ में अपनी अदा को कभी कुर्बान नहीं किया। जिमी लॉयड ने ऐसी ही एक दावत पर मुझे अपनी मुलाजमत समझकर एक गैर मुल्की अमीर उल बहर के हवाले करना चाहा, लेकिन मैंने वो मेज़बानी कबूल करने से इनकार कर दिया। और वही मेडोसा पर मेरी मुलाजमत के आखिरी लम्हात थे। जिमी लॉयड ने मेहमानों को क्रेट के साहिल से मेडोसा पर लाने वाली एक बोट के जरिए मुझे उसी वक्त साहिल पर भिजवा दिया, वरना मैं आज मेडोसा की चीफ नेविगेटर होती। बड़ी अजीब कहानी है तुम्हारी, मैंने मुतासर होने की अदाकारी करते हुए कहा। उम्र के इस मरले पर तरक्की के जोश में इंसान अमूमन अनाज से समझौता करके बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दे जाता है, मगर तुम तो निरी अहमक निकली। समझौते के भी कुछ असूल होते हैं। उसके नन्हे से दिमाग पर फलसफा तारी होने लगा। चाहे जिमी लॉयड खुद मेरी तरफ पेशकदमी करता तो मैं उसे न डाल पाती, लेकिन उसने अपने मेहमानों को आगे लाकर मुझे यह एहसास दिलाना चाहा कि वो मुझे अपनी सरखरीद जागीर समझता है। बस ये बात मैं कबूल न कर सकी। मेरा ख्याल है कि तुम शायद मेरी मदद कर सकोगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी मौजूदा मुहिम भी किंग लाइन्स वाले जिमी लॉयड के खिलाफ है। उसकी आंखें हैर से कुशादा होगी। किंग लाइन्स वाले जिमी लॉयड के खिलाफ, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी है। तुम किसी और जिमी लॉयड से वाकिफ हो? मैंने सर्द और पुरस्कून लहजे में सवाल किया। सिर्फ नाम सुनती रही हूँ। यह अजीब इत्तेफाक है कि मेरी दूसरी मुलाजमत भी जिमी लॉयड नामी शख्स के पास है। शी में हर एक इस नाम से शनासा है। नामों की इस यकसानियत ने कभी तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर नहीं किया? मैंने किंग लाइन्स में मुलाजमत न की होती तो शायद जरूर सोचती। उसने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। वो उस वक्त दुनिया का कामयाब तरीन जहाज रहा और एक मुअज़्ज़ज़ शख्स है। शी के सरबराह का उससे मवाजना नहीं किया जा सकता। किंग लाइन से निकाले जाने के बाद तुम शी में कैसे आई थी? मैंने इत्मीनान से अपने लब तर करके सिगरेट सुलगाने के बाद उससे अगला सवाल किया। साहिल पर उतार जाने के बाद मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं एक होटल में चली गई और वहीं मुझे शैलून मिल गया। उसने मेरे साथ 2 पैग पीने के बाद मुस्तकिल मुलाजमत की पेशकश की, जो मैंने कबूल कर ली। इस तरह मैं चंद घंटों से ज्यादा बेरोजगार नहीं थी। तीसरे दिन शैलून मुझे अपने साथ फ्रांस ले आया। तुम्हें इल्म था कि तुम शी की मुलाजमत इख्तियार कर रही हो? फ्रांस वापसी के बाद 1 हफ्ते तक किसी नामालूम मकाम पर मेरी ज़हनी आजमाइशें होती रहीं। उनसे गुजरने के बाद राजदारी का हलफ लेने के बाद मुझे असलियत से आगाह किया गया था। मेरी असबाती रद्द-ए-अमल के दूसरे दिन मुझे गन बोट पर पहुंचा दिया गया और मैं अपनी सारी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उसने धीमी आवाज में कहा। जहाजरान जिमी लॉयड को किसी तरह इल्म हो गया है कि उसका कोई हमनाम शी नामी एक ज़ेरे ज़मीन तंजीम का रुए रवा है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, और उसने बदमाशी की ठान ली है। उसने शी का सरबराह बनकर हमें लाखों डॉलर मालियत के कई चरखे लगाए हैं। एशियाई इलाके खास तौर पर उसकी आमाजगाह बने हुए हैं और अब मैं हर कीमत पर उस तक पहुंच कर हमेशा के लिए उसका खात्मा करना चाहता हूँ। मेरे मफरूजा इंकशाफात पर वह हक्का बक्का रहेगी। अरबपति होने के बावजूद वो इस किस्म की घटिया हरकतें करने लगा है। कनात सिर्फ मुफलिसी और बेमायगी में होती है। पैसा बढ़ने के साथ उसकी हवस भी बढ़ती जाती है, लेकिन तुम्हारे पुराने मालिक का वक्त अब पूरा हो चुका है। शायद उसे कहीं से भनक मिल गई है कि उसकी मौत का परवाना जारी हो चुका है, इसलिए आजकल वो एक जगह नहीं टिकता, चलावे की तरह ठिकाने बदलता रहता है। इस तलाश में तुम मेरी मदद क्या कर सकती हो? ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प काम होगा। वो अपना गिलास खाली करते हुए बोली, ये मेरी खुशनसीबी है कि तुमने मुझे अपने एतमाद के काबिल समझा है। इस तरह मैं उससे न सिर्फ अपनी तौहीन का इंतकाम ले सकूंगी, बल्कि शी की खिदमत भी कर सकूंगी। जो लोग जाहिर में मासूमाना सवांग रचा कर जराइम का इर्तिकाब करते हैं, मेरी नज़र में वही मुआशरे के नकाबले मुआफ़ी मुजरिम होते हैं। वरना मुसलमान बदकारों से तो हर एक ही चुकन्ना रहता है। वो तुम्हें पहचानता है। ये काम तुम कैसे करोगी? ये बातें क्या हम किसी और वक्त तय नहीं कर सकते? वो दूसरा गिलास तैयार करने के लिए उठते हुए इठला बोली, वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। हम यहाँ इसलिए तो नहीं आए थे। तुम ठीक कह रही हो। मैंने पहलू बदलते हुए कहा, लेकिन मेरे ज़हन पर शब रोज़ काम सवार रहता है। तुम्हारी जुबान से जाली जिमी लॉयड का जिक्र सुनने के बाद मेरे लिए इस मौजू में एक नई दिलचस्पी पैदा हो गई है। जाली जिमी लॉयड? वो मखमूर लहजे में होले सहन थी। तुम जो उसे चाहो कह सकते हो, लेकिन है वो भी असली। बल्कि देखा जाए तो वो ज्यादा मारूफ है। उसकी शोहरत यूरोप के कारोबारी हलकों से बाहर भी फैली हुई है। मुझे खुशी थी कि मैं उसे जिमी लॉयड नामी 2 मुख्तलिफ अशखास के वजूद का यकीन दिलाने में कामयाब रहा था, क्योंकि वो खुद भी यही समझती थी, जबकि मेरे तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में वो दोनों एक ही थे। और उस इकलौते जिमी लॉयड की तस्खीर मेरे लिए अरसा दराज से एक हसरत बनी हुई थी।
एलिनोर कांच का दूसरा गिलास लेकर मेरे पहलू में सोफे पर आई तो उसके कदमों में बहुत हल्की सी लग्जश पैदा हो चली थी और उसकी नीली आंखों में खुमार के डोरे तैर रहे थे। तुम बहुत सुस्त पीते हो, उसने बेहजाबी के साथ मेरी आंखों में देखते हुए कहा, और मैंने एक ही घूंट में अपना गिलास खाली कर दिया। दूसरा गिलास पीते हुए गुफ्तगू का दायरा सिमटते सिमटते बस हम दोनों की जात तक महदूद होकर रह गया था। और इन्हीं लम्हात में पहली बार मुझे ख्याल आया कि गन बोट खुले समंदर में सफर कर रही थी और उसकी असिस्टेंट नेविगेटर मेरे साथ मैनोशी में मसरूफ थी। अपनी निशिस्त से उसकी तवील गैर हाजिरी गन बोट के हमले में बहुत सी चहमगोइयों को जन्म दे सकती थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। एलिनोर के आसाब पर चढ़े हुए सरूर को साइल करना मेरे बस से बाहर था। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था कि आई मैन की हैसियत से उसकी अना की तस्कीन का सामान करके जल्द अज जल्द वहां से अपने कैबिन में पहुंचाऊं ताकि एलिनोर की गैर हाजिरी ज्यादा शिद्दत से मेरी तरफ मंसूब ना की जा सके। मैं अपने चेहरे पर गंभीर संजीदगी तारी किए वापस अपने कैबिन में पहुंचा तो सुल्तान शाह ऊनी कंबल ओढ़े मसहरी पर गहरी नींद सो रहा था और रिमरान किसी वफादार कुत्ते की तरह सोफे पर मुस्तैदी के साथ बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गया। वो पूरी तरह बेदार था, मगर मैंने उसकी आंखों में उकताहट के आसार पड़ लिए थे, इसलिए फौरन ही उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम जाकर आराम करो, लेकिन अपने आदमियों को बता देना कि एलिनोर को डिस्टर्ब न करे, वो गहरे नशे में है। उससे पूछगछ के लिए मुझे मजबूरन अल्कोहल का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मैं औरतों पर तशद्दुद का काहिल नहीं हूँ। रेमरा से वो कहानी तराश कर मैं न सिर्फ एलिनोर को आराम का मौका देना चाहता था, बल्कि उस तरह मैंने अपना कामयाब दिफा भी किया था। रेमरा की आंखों से उकताहट काफूर होगी और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। क्या एलिनोर काबिल एतबार नहीं है सर? उसने हैरत और बेयकीनी के आलम में झिझकते हुए सवाल किया। अभी कोई फैसला नहीं किया जा सकता, मैंने सख्त लहजे में कहा। यह तफसील तुम अपनी जात तक महदूद रखो कि फिलहाल मैं बस इतना चाहता हूँ कि एलिनोर के खुद होश में आने से कबल कोई उसकी तन्हाई में मुखल ना हो। फैसला कर लूंगा तो सबको इल्म हो जाएगा। ओके सर। वो मजीद कुछ पूछने की जुरात के बगैर सर झुकाकर कैबिन से रुखसत हो गया और मैं अपने जिस्म पर लदे हुए वजनी लिबास से छुटकारा हासिल करने में मसरूफ हो गया। कहाँ की सैर कर आए? अचानक सुल्तान शाह की शोक आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। तुम तो गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उसे घूरते हुए उसीले लहजे में कहा, तुम जिस बला को मेरे सर पर मुसल्लत कर गए थे उससे निजात हासिल करने के लिए सोने की अदाकारी करना पड़ी, वरना वो हर मिनट बाद खुर्दनोश और दीगर खिदमात के बारे में सवाल कर करके पागल किए दे रहा था। कई दफा जबरदस्ती बिस्तर पर चढ़कर मेरे हाथ पैर दबाने लगा था। तो यूं कहो कि मेरे आई मैन होने का सही फायदा तुम उठा रहे थे। सही फायदा तो तुम साथ ले गए थे, उसे कहाँ छोड़ा है? मुझे हैरत है कि तुम जैसे शक्कर खोरे को इस खुले समंदर में भी शक्कर की पूरी बोरी मुयस्सर आ गई। बकवास मत करो, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। यह खराफात का मौका नहीं है। वो लड़की मेरे मंसूबे के लिए बहुत कारआमद साबित होगी, क्योंकि वो किंग लाइन्स में 5 बरस चिमिलाइट के नीची जहाज पर मुलाजमत कर चुकी है। मेरे से इंकशाफ पर वो शस्त्र रह गया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे एलिनोर के बारे में पूरे पस मंजर से आगाह कर दिया। कहानी तो वाकई बहुत दिलचस्प है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एलिनोर तुम्हारे किस मंसूबे के लिए कारआमद साबित हो सकती है? उसने बिस्तर पर पहलू बदलते हुए सवाल किया। अभी मेरे जहन में भी उस मंसूबे का खाका वाज़ेह नहीं हुआ है। उस पर मैं ब्रिस्ट से वापसी पर गौर करूंगा। फिलहाल ये समझ लो कि मैं एलिनोर के जरिए चिमिलाइट तक रसाई हासिल करना चाहता हूँ। जिन हालात में एलिनोर किंग लाइन्स की मुलाजमत से निकाली गई है, उनकी रोशनी में तो शायद वो चिमिलाइट तक फटक भी ना सकेगी। उसने पुरख्याल अंदाज में होंठ सिकोड़ कर कहा, यही तो तुम्हारी खाम ख्याल है। मेडोसा पर अमीरुल बहर और एलिनोर का वाक़या इत्तेफाकी भी हो सकता है और पहले से तयशुदा भी, क्योंकि चिमिलाइट अपने लिए काम करने वालों की नफ्सियात पर गहरी नजर रखने का आदी है। एलिनोर की खुली हुई हुक्म अदूली के नतीजे में उसे मेंडोसा की मुलाजमत से फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया, लेकिन चिमिलाइट उसे खोना नहीं चाहता था। लिहाजा एलिनोर के साहिल पर उतरने के बाद चिमिलाइट की हदायत पर शैलून उससे जा टकराया और यूं वो मेडोसा से निकाले जाने के बाद गन बोट पर रख ली गई। उस लड़की में यकीनन कुछ ऐसे ख्वास मौजूद हैं जिनकी चिमिलाइट कदर करता है। कुछ ख्वास तो इस कदर जाहिर हैं कि मुझ ऐसा मोटी अकल वाला भी उनसे इनकार नहीं कर सकता। हसीन और इखलाकी इकदार में यकीन न रखने वाली औरतें मुजरमों के लिए हमेशा कारआमद साबित होती हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरा मज़हक़ा उड़ाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं उसे एलिनोर के पारसाई के दावे से आगाह करने की हिम्मत न कर सका। ये तो खैर एलिनोर है, तुम वीरा को देख लो, वो कह रहा था। चिमिलाइट ने डान मरसियानू बनकर उसे किस कदर खदाओं ने राज तो पा डाला था, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि वीरा उसकी बेटी होने की दावेदार है। मैं उस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, लेकिन उसने मेरी बात पूरी होने से पहले काट दी। थक गए हो गए, उसका लहजा मानी खेज था। उसे कबल के मैं चिढ़ कर उसे कोई सख्त जवाब देता। कैबिन में लगे हुए इंटरकॉम की घंटी ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवा ली। ओलेनी स्पीकिंग सर। रिसीवर उठाते ही मेरे कानों में ओलेनी की तफक्कुर अमेज आवाज़ आई। मैंने उस वक्त नहायत मजबूरी की हालत में आपको डिस्टर्ब किया। लंबी तमहीद के बजाय मुख्तसर बात करो। मैं सर्द और दुरुस्त लहजे में गुराया। सॉरी सर। उसकी बुखलाई हुई आवाज़ उभरी। पिछले 10 मिनट से कोई हमसे रेडियाई राब्ता कायम करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। मैंने अभी नेविगेशन कंट्रोल से भी बात की है। लियोन को शुबा है कि कोई तेज रफ्तार बोट हमारा ताक़ुब कर रही है। उसकी तमाम रोशनियां गुल हैं और समंदर पर छाई हुई कैरी कोहर में उसकी निशानदेही नामुमकिन होकर रह गई है। मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए?
इस वक्त हम साहिल से कितनी दूर हैं? मैंने जवाबी सवाल कर डाला। उसका इंकशाफ सुनते ही मेरे ज़हन में पूरी शिद्दत के साथ उस खदशे ने सर उभारा था कि कहीं रोसाली की तरह गन बोर्ड पर भी खुफिया ट्रांसमीटर नस्ब न हो, जिनकी मदद से शी के जिम्मेदारों को गन बोर्ड पर मेरे कब्जे की इत्तला मिल गई हो और अब उन्होंने मुझे जेर करने के लिए गन बोर्ड की तरफ कोई मुहिम रवाना कर दी हो। फ्रांस के वीरान साहिल से हमारा फासला 150 मील होगा। सब लोगों को अलर्ट कर दो, मैं खुद रेडियो रूम में आ रहा हूँ। वैसे वो लोग कौन सी जुबान बोल रहे हैं? अंग्रेजी बोल रहे हैं, मगर लबो लहजा हिस्पानी मालूम होता है। बस मैं पहुंच रहा हूँ। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। गनबोर्ड के रहायशी फ्लोर का दर्जा हरारत बहुत आरामदेह था, लेकिन मैंने फिर भी शब ख्वाबी के लिबास पर ओवर कोट पहन लिया ताकि अरशे पर जाना पड़ जाए तो सर्दी में कुल्फी न जम सके। मालूम हो रहा है कि इस समंदरी खित्ते में सारे हंगामे हमारे साथ साथ ही सफर कर रहे हैं। सुल्तान शाह ने तशवीश सता लहजा में कहा, अपनी बीम गन जरूर साथ ले लेना, सूरत पेश आई तो मैं भी एक्सप्लोरर इस्तेमाल करने में तुरेग नहीं करूंगा। काश तुम इस वक्त अपने कदमों पर चलने के काबिल होते तो मैं यकसोई के साथ इस नई उस्ताद का मुकाबला करता। अब मेरा ज़हन तुम्हारी ज़ात में उलझा रहेगा। मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, वो पुरइत्माद लहजा में बोला। इस वक्त हम दोनों अमलन एक ही किश्ती के सवार हैं और हमारा अंजाम एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होगा। तुम बचे रहे तो कोई मेरी तरफ निगाह भी ना उठा सकेगा, वरना हम दोनों ही जेर हो जाएंगे। जरा होशियार रहना। ये कहते हुए मैं केबिन से निकल गया। मैं रेडियो रूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचा तो वहां इमरान समेत गन बोर्ड के 4 मुसल्लम मुहाफिज अपनी दौड़ की हुई टामी गन्नों समेत पहुंच चुके थे। 5वां एलिनूर की जगह ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और छठा ओलिनी अपनी ड्यूटी पर था। मेरे इमरान को अपने साथ आने का इशारा करते हुए 2 पतली पतली दीवारों के दरमियान बने हुए बगली रास्ते में मुड़ गया। नीम दायरे में थोड़ा सा फासला तय करने के बाद ऊपर जाने वाले चंद जीने थे, जिन्हें अबूर करके उस मुख्तसर रास्ते से हम रेडियो रूम में दाखिल हुए। तोलिनी कानों पर हेडफोन चढ़ाए, पेंसिल और सादा पैड संभाले तशवीश सदा अंदाज में इंस्ट्रूमेंट पैनल के सामने बैठा हुआ था। अपने इन्माक की वजह से वो तबीज फर्शी कालीन पर हमारे कदमों की धमक न सुन सका और जब इमरान ने करीब पहुंचकर नरमी से उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो उस बुरी तरह उछला था जैसे उस पर ताकतवर बरकी रो वाला नंगा तार आ गिरा हो। लेकिन हमें देखते ही उसने फौरी तौर पर अपने इज़्तिरारी रद्द-ए-अमल पर काबू पा लिया और पैनल पर लगी हुई एक नाब को छेड़ने लगा। वो इस वक्त भी लाइन पर है। वो अपने काम से तवज्जो हटाए बगैर बोला, मैं स्पीकर खोलने चाह रहा हूँ ताकि उनकी हर्जा सराई आप खुद सुन लें। इस बार उनकी तेवर खराब है। फ्रेंच फ्लैग बोट। अचानक स्पीकर पर एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई देने लगी। बोलने वाला अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन उसका लब लहजा और तलफ़्फ़ुज़ अंग्रेजों से यकसर मुख्तलिफ था। कॉल सिग्नल की तकरार के बाद उसने जहाज रानी की मखसूस इस्तिलाहात में तुमसे राब्ते की यह हमारी आखिरी कोशिश है। रेडियाई रिसीवर पर वही आवाज़ उभर रही थी, ये न समझना कि खामोशी इख्तियार करके तुम हमको चकमा दे सकोगे। हम उन 3 फ्रिक्वेंसी चैनल में से एक पर बोल रहे हैं जो इस इलाके में सफ़र करने वाले हर जहाज या बोट के लिए आन रखने लाजमी है। अगर अब भी जवाब नहीं दिया गया तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। सिर्फ एक चैनल ट्राई करके तुमने ये कैसे फर्ज कर लिया कि हमारी बोट के मवासलाती निज़ाम में वही चैनल काम कर रहा होगा। मैंने चंद सानियों के सकूत के बाद ओलेनी से हेड गेयर और माउथ पीस लेकर अपने सर पर चढ़ाते हुए कहा। दूसरी तरफ से तलख हंसी की आवाज़ सुनाई थी, तुमने देख लिया कि हमारा मफरूजा दुरुस्त था, यह हमारे आराम का वक्त है। तुम क्या चाहते हो? मैंने तलख लहजे में कहा। माजूर मलाहों की बैनुल-अक़वामी अंजुमन के लिए हमें चंदा दरकार है। उम्मीद है कि तुम हमें मायूस नहीं करोगे। दूसरी तरफ से गहरी संजीदगी के साथ कहा गया, हादसात किसी के भी साथ हो सकते हैं। यह अंजुमन माजूर मलाहों की जिंदगी भर कफालत करती है। खुले समंदर में नताज की धमकी देकर चंदे जमा नहीं किए जाते। मैंने सख्त लहजे में कहा, खुलकर बात करो कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। 15,000 पाउंड का हकीर सा चंदा, जवाब में कहा गया। इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर तुम खुद को बहुत से मुस्तहिक खानदानों की दुआओं का हकदार बना लोगे, वरना वो सब मिलकर तुमको कोसेंगे। इसके अलावा माजूर और मुफलिस लोग तुमको क्या धमकी दे सकते हैं? आखिरी फिक्रे पर बोलने वाला कलेजा इस्तज़ाइया हो गया। मुझे यकीन था कि उसकी धमकी बेबुनियाद नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जताने के बाद महज इस ख्याल से बात बदल दी थी कि कहीं उस फ्रिक्वेंसी पर कोई और जहाज भी हमारी गुफ्तगू न सुन रहा और धमकियों का जिक्र सुनते ही कज़ाकी या दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र हमारी मदद पर आमादा न हो जाए। हम सब मुलाजमीन हैं और इतनी बड़ी रकम के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। मैंने उसके अल्फाज में पनाह पैगाम को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम अपने माजूर अंजुमन का पता लिखवा दो। हमारे मालिकान बहुत फराक दिल हैं, हो सकता है कि वो तुम्हारी तवक्का से कहीं ज्यादा बड़ी रकम का हथिया भेज दे। जुबान संभाल कर बात करो। दूसरी तरफ से कहा गया, हमारी अंजुमन बहुत ताकतवर और बारसूख है, उसे माजूर न समझना। माजूरों के फलाह बहबूद के काम करने वाले अमूमन बहुत लंबे हाथ रखते हैं। हाथ लंबे हो या टांगे छोटी, हम तुम्हारा मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। मैंने सख्त लहजे में कहा और उसी वक्त इमरान आगे आ गए। उसकी आंखें मुल्तजियाना अंदाज में मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। हम तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे रहे हैं। दूसरी तरफ से तल्ख लहजे में कहा गया, हमारा ऑपरेटर्स आन रहेगा। तुम्हारे दिल में माजूरों की बद्दुआओं का खौफ पैदा हो जाए तो हमें अपनी रजामंदी से आगाह कर देना, वरना हम कोई और राह तलाश करेंगे। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने रेडियाई ट्रांसमीटर का बटन दबाए बगैर चिल्लाए हुए लहजे मेरे इमरान से पूछा। इनसे समझौता करना पड़ेगा, वो सहमी हुई आवाज में बोला। ये इस इलाके के बदनाम बहरी कज़ाकों का गिरोह है।
रेडियो पर माजूर मलाहों की बैनुल अक़वामी अंजुमन के हवाले से ही बात करते हैं, लेकिन जहाज रां पिछले 3 बरस से इस कोड को समझने लगे, क्योंकि ये बेरहम दरिंदे अपना मुतालबा तस्लीम न करने वाले 3 जहाज़ों को खतरनाक हल्के मजाइलों से तबाह कर चुके। अगर तुम इनको इतना खतरनाक समझते हो तो फिर तुम्ही को उनसे बात करना चाहिए थी। मैंने उसीले लहजे में कहा। तुम्हारी गुफ्तगू में दखल अंदाज होने की जुर्रात न कर सका। वो खुशामदाना अंदाज में क्या है, लानत तुम पर। उसके रवैये पर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मेरी समझ में नहीं आता कि शी में तुमको कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है। इस कदर का हिम्मत लोग तो आम मुआशरे में भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। मैं बुज़दिल नहीं हूँ सर, वो एहतजाज अमेज लहजे में बोला। मैं उन दरिंदों की कहानियां सुन चुका हूँ। खुशकी पर इमारतें और गलियां हर खतरे से पनाह फराम करती हैं, लेकिन इस खुले समंदर में अगर हमारी गन बोट पर एक तबाहकुन मजाइल आ गिरा तो दंदनाती हुई बुलंद लहरें हमें लम्हों में निकल जाएंगी। इस असना में ओलेनी रेडियो रूम से बाहर निकल गया था। तो क्या ये लोग कोई जंगी जहाज लिए फिरते हैं? लम्हा भर के लिए मैंने उसके जवाब की माकूलियत पर गौर करने के बाद निस्बतन नर्म और धीमे लहजे में सवाल किया। सुना एक आम सी लेकिन तेज रफ्तार मोटर बोट है। उसने कहा। फिर वो मजाइल कैसे चला सकते हैं? मैंने बेयकीनी के साथ कहा। यह दौर बदल चुका है सर। वो झिझकते हुए माजरत ख्वाना लहजे में बोला। आजकल असलहा की खुली मंडी में 20 ऐसे तबाह कुन मजाइल आए हुए हैं जो कंधे से फायर होने वाले हल्के फुल्के लॉन्चर से निशाने पर ताके जाते हैं, और उनमें बाज तो गाइडेड होते हैं। टारगेट की रोशनी या हरारत महसूस करके वहीं जा गिरते हैं। अगर इस वक्त ओलेनी भी वहीं मौजूद होता तो शायद मेरा रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता, लेकिन मैं कुछ न बोला। उसके कहते ही मेरे जहन में स्टिंगर मजाइलों के नाम उभरे थे जो उन दिनों नए नए चले थे, और 2 मुहाजों पर नाकाबिले तसव्वुर तबाहियां फैलाने की वजह से दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रहे थे। उस मौजू पर अखबारी इतलात जहन में ताज़ा होते ही मैं दिल में शर्मिंदा होकर रह गया। रेडियाई राब्ते पर गुफ्तगू के बाद मेरे जहन से वो खतरा टल गया था कि कहीं आने वाले शी के हरकारे न हो जिन्हें गन बोट पर मेरे कब्जे के खात्मे के लिए भेजा गया हो। अगर वो शी के आदमी होते तो आम रेडियो फ्रिक्वेंसी पर गुफ्तगू करने का खतरा हरगिज़ न मोल लेते, बल्कि गन बोट तक रसाई के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करते। फिर इमरान ने जिस बेसाख्ता अंदाज में उनके मौलिक सरगर्मियों का जिक्र किया था वो भी मेरे पेश नज़र था। मेरा ख्याल था कि वो वाकई बहरी कज़ाक थे और कुर्दन वस्ता के दौर की तरह कुनरेज लूटमार के बजाय खुले समंदर में सफर करने वालों को दर्दनाक तबाही के खतरे से ब्लैकमेल करके लंबी रकमें ईंटने के आदी थे। मलाहों पर अपनी धाक बैठाने के लिए उन्होंने चंद जहाज़ों को गरकाब भी जरूर किया होगा ताकि जान के इवज़ कोई भी उनका मुतालबा ठुकराने की जुर्रात न कर सके। तो तुम्हारा मशवरा है कि हमें उनका मुतालबा मान लेना चाहिए? खासा तवक्कुफ के बाद मैंने सिगरेट सुलगाते हुए सवाल किया। सौदेबाजी की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपनी मजबूरी की वजह से हमें झुकना पड़ेगा। तो क्या गन बोट पर इतनी रकम मौजूद है जो देखकर उन्हें मुतमईन किया जा सके? लम्हा भर के लिए वो सोच में पड़ गया, फिर बोला रकम तो नामुमकिन है। वैसे मेरा ख्याल है कि वो असलहा हासिल करके भी खुशी खुशी लौट जाएंगे। अभी ब्रीज तक हमारा काफ़ी सफ़र बाकी है। उन्हें नज़रअंदाज करके हम एक भयानक खतरा मोल देंगे जिसका सद्देबाब करना हमारी इख्तियार से बाहर, बिल्कुल बाहर होगा। मैं तंज़ीह अंदाज में हंस पड़ा। रेबरा, इस वक्त तुम ये हकीकत फरामोश कर बैठी हो कि रीनी के बजाय आईमैन से मुखातिब हो जो आसानी के साथ शख्स तस्लीम नहीं कर सकता। अगर तुम्हें हौसला और जिंदा रहने की उमंग हो तो गन बोट की तबाही के बाद तुम एक टूटे हुए तख्ते के सहारे भी तैर कर साहिल तक पहुंच सकते हो। दुरुस्त है, तो संभाला लेकर बोला। उम्मीद मुझे भी यही है, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी शार्क मछली के गोल लहरों के मद्देनजर में डूबते उभरते रहते हैं। ये मछली खून की बू से बिल्कुल दीवानी हो जाती है। अगर मेरे जिस्म पर हादसे में जरा भी खराश आ गई तो मेरे जिस्म से समंदर के पानी में मिलने वाले खून के कतरात दूर दूर से शार्क मछली को इधर खींच लाएंगे। मेरी अकल महदूद है, इसलिए मुझे ये खतरात नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई फैसला करोगे तो हर खतरे का तोड़ तुम्हारे जहन में होगा। तुम्हारी हैसियत तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं भूल सकता। गन कौन फायर करता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द और गंभीर लहजे में पूछा। यह मेरा शोबा है। उसने मुझसे निगाहें चुराते हुए कहा। क्या ये मुमकिन है कि गन की नाल जाहिर किए बगैर टारगेट का निशाना लेकर ऐन वक्त पर नाल बाहर निकालते ही फायर कर दिया जाए ताकि हरीफ को कुछ समझने या करने का मौका ही न मिल सके? इस गन में फायरिंग का जदीद तरीन खुदकार निज़ाम मौजूद है। उसने एक गहरा सांस लेकर कहना शुरू किया। इसके ऑटो सर्च सिस्टम पर टारगेट का तयन कर दिया जाए तो गन का पूरा निज़ाम इस तरह हरकत में आता है कि निशाने की करीब तरीन पोजीशन ली जाती है और गन की बैरल बाहर नमूदार होते ही सर्च सिस्टम के तहत डिफ्लेक्शन और एलिवेशन वगैरह आनन फानन में खुद ब खुद दुरुस्त होता है और गन फायर कर देती है। इतनी टेक्निकल तकरीर की जरूरत नहीं थी। मैंने बुरा समूह बनाकर कहा। सीधी सी बात है कि जो मैं चाहता हूँ वो कोई नामुमकिन बात नहीं है। जी बिल्कुल, यही मैं भी कहना चाह रहा था। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में बोला। अब कान खोल कर सुनो कि उन्होंने हमें ललकार कर अपनी मौत को दावत दी है। मैं माजूरों की उस अंजुमन को हमेशा के लिए वीरान कर दूंगा। मैंने उनका मुतालबा मान लिए जाने की खबर दूंगा और जब वो हमारी नजरों में आ जाएंगे तो गनबोर्ड से फायर होने वाला एक ही गोला उनके चीथड़े उड़ा देगा। अपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ ये बहुत बड़ी खिदमत खल्क भी होगी। मेरा मंसूबा सुनकर वो सुन होकर रह गया। शायद मुझसे इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्का नहीं कर रहा था। न हम सब राहब हैं और न उनके दामन इंसानी लहू से पाक हैं। उसकी हालत देखते हुए मैंने कदर ताक़ुफ़ के बाद अपनी बात जारी रखी।
अगर हमने उन्हें जहन्नुम वासिल ना किया तो वो गन बोट को डुबो देंगे, और यह नामुमकिन है कि वो तीसरे दर्जे के गुंडे मेरी जिंदगी में गन बोट को अपने नापाक कदमों से रोंदते फिरे। मैं सोच रहा हूँ कि इस कदर आसान और सादा तजवीज़ मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई। उसने मुतासफाना लहजे में कहा, गन बोट पर सफ़र करते हुए हमें चूहों की तरह सहमने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बात वही है कि बड़े फैसले तुम जैसे आली दिमाग लोग ही कर सकते हैं। हम मेहनत और जान सोजी ज़रूर करते हैं, लेकिन शीख असल दिमाग ऊपर वाले हैं और वही उसको चला रहे हैं। तुम गन के फायरिंग बंकर में जाकर तैयारी करो, मैं उन्हें दाना डालता हूँ। अगर वो तुम्हारी नज़रों में आ जाएं तो इंतकाम पर मुझे खबर कर देना, मैं खुद अर्शे पर आ जाऊँगा, मैंने कहा, और वो ताबेदार अंदाज में सर झुकाकर रेडियो रूम से निकलता चला गया और मैं रेडियाई आलात की तरफ मुतवज्जा हो गया। माजूर मलाहों की चीफ के लिए एक अहम पैगाम है, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहा है तो फौरी जवाब दे। मैंने हवा की लहरों पर गन बोट से पैगाम नशर किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम भागने की कोशिश करने के बजाय वक्त गुजरने से पहले कोई अच्छा फैसला करके हमसे रजू करोगे। दूसरी तरफ से फौरन एक जवाब आया था, हम इतनी रकम नकद फराहम नहीं कर सकते। मैंने कहा, यह हमारी मजबूरी है, फिर भी तुम कितनी रकम चंदे में दे सकते हो? तजस्सुस अमेज़ लहजे में सवाल किया गया। 10-11 हज़ार बरतानवी पाउंड से ज़्यादा रकम नहीं होगी, बाकी जिनस दे देना। हम राशन फाजिल पुरजे और कानूनी असलाह भी कबूल करते हैं, ये बातें दू बदू ही मुनासिब रहेंगी। ये बताओ कि तुम समंदर में किस तरफ और हमसे कितनी दूर हो? बोलने वाला फकरिया अंदाज में हंसा, फिर उसकी आवाज़ उभरी, तो उनकी वजह से तुम हमें नहीं देख सकते, वरना हम तुम्हारी बोट से चंद हज़ार गज पीछे इसी सिमत में सफ़र कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी रोशनियों के निज़ाम में किसी खराबी की वजह से हमारी बोट पर मुकम्मल अंधेरा है, इसलिए हमारी निशानदेही बहुत दुश्वार है। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे अमले के एक आदमी का दिमाग चल गया है और वर्षे पर एक हल्का मिसाइल लॉन्चर लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। उसे धमाकों से एलर्जी है। इस वक्त उसने पटाखे की आवाज़ भी सुन ली तो बिला तरद्दुद मिसाइल फायर कर देगा। दोनों मसले खतरनाक हैं, उन्हें हल किए बगैर हमारे करीब आने की कोशिश न करो, वरना इस कहर आलूद समुद्री फिजा में हमारी बोट से टकरा भी सकती हो। यकीन रखो कि हम कोई धमाका नहीं होने देंगे। तुम अपने पागल आदमी को रॉकेट लॉन्चर समेत किसी कैबिन में बंद करवाओ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बहुत समझदार हो। काटदार लहजे में कहा, क्या तुम्हारी तरफ से धमाका ना हुआ तो मैं जमानत देता हूँ कि वो मिसाइल फायर नहीं करेगा। मेरा सारा ही अमला नाकारा है। मैं अभी खुद बिजली की खराबी तलाश करके रोशनी का बंदोबस्त करता हूँ ताकि बेखबरी में कोई हादसा ना हो सके। उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर बोला, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। कभी कभार तो बड़े कोहड़ मगज लोगों से वास्ता पड़ जाता है जो मेरी मजबूरियों को समझने पर आमादा ही नहीं होते। मेरा ख्याल है कि तुम बातों में वक्त पर बात करने के बजाय बिजली के निज़ाम की खराबी तलाश करो ताकि जल्द अज जल्द मिल बैठने की सूरत पैदा हो सके। मैंने सख्त लहजे में कहा, रोशनियाँ दुरुस्त करके हम तुम्हारी दाहिनी जानब मुतवाजी आने की कोशिश करते हैं, फिर लंगर अंदाज होकर बात करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि धमाके की एहतियात रखना। मेरे पास आने से कबल वो 2 जहाज़ों को मिसाइल से समंदर में गर्क कर चुका है। वो 30 साल से समंदर में रह रहा है, इसीलिए उसे नौकरी देते हुए मैंने उसके बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं की। अगर मैं बर वक्त उसकी कमजोरी से वाकिफ हो गया होता तो हरगिज़ उस मुसीबत को अपने गले न लगाता और इस वक्त तुम जैसे सखी के सामने गिड़गिड़ा रहा होता। आम रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से वो इशारों कनायों में सिग्नल दे रहा था और संगीन किस्म की धमकियां भी दे रहा था और मैं सब कुछ समझते हुए उसकी तसल्ली करवा रहा था। लिहाजा मैंने एक बार फिर उसे अपने मुसालियाना रवैये का यकीन दिलाया और ऑपरेटर्स पर सकूत छा गया। इस दौरान वो लीनी न जाने किस वक्त मेरे करीब आ खड़ा हुआ था। तुम बाहर क्यों गए थे? उस पर नजर पड़ते ही मुझे बिलावजह गुस्सा आ गया। शायद उसकी वजह यह रही हो कि उसी के हाथों सुल्तान शाह पर अजियत के नाकाबिल तसव्वुर लम्हात गुजरे थे। बराबर तुम्हारे गुस्से की वजह से मैंने यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझा। उसने नजरें झुकाकर कहा। बिलावजह उसको मेरे सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती। बिलावजह मेरा पारा चढ़ गया। क्या वो बुजदिली की बातें नहीं कर रहा था? तुम्हारी ये जो रात के मेरे फैसले को बिला जवाज करार दे रहे हो। मेरे दहाड़ने पर उसका चेहरा जर्द पड़ गया और निगाहों से खौफ झांकने लगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बगैर सोचे समझे क्या गया था, अब ऐसी गलती का आदा नहीं करूँगा। उसने कमज़ोर लहजे में कहा। उसकी तहकीर करके बल्कि उसकी ज़ुबान से उसका एतराफ़ सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। बगैर सोचे समझे बोलने से बेहतर है कि खामोश रहा करो। ऐसी आदतें इंसान को अचानक ही ले डूबती हैं। शुक्रिया सर, उसने आहिस्तगी से कहा। आइंदा आप मेरी ज़ुबान पर लफ्ज़ न पाएंगे। मैं उसे मजीद कुछ तौहीन अमेज़ मशवरे देने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक इंटरकॉम की घंटी चीख उठी और मैंने फौरी तौर पर रिसीवर उठा लिया। वो बोट हमारे सरों पर सवार है सर। उसकी आवाज़ तहय्युर अमेज़ और अहचान अंगेज़ थी। हमारा अंदाज़ा दुरुस्त था कि वो अपनी तमाम रोशनियाँ गुल करके धुंध की आड़ में हमारा ताक़ुब कर रहे थे। अब अचानक ही उस बोट की सारी रोशनियाँ चल उठी हैं। उनमें से 3 फाग लाइट्स तो धुंध के बावजूद महज आंख से देखी जा सकती हैं, यानी वो अब तुम्हारी नज़रों में आ गए। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। शायद वो गन की रेंज में भी होंगे। बिल्कुल रेंज में है। इस वक्त गन बैरल एक्सटेंड की जाए तो दहाना उस बोट की समत में होगा। एक अहम और खूनरेज मार्का करीब आने की वजह से उसके लिए अपने जोश पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। हो सकता है कि वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर हमारी बोट के मुतवाजी आने की कोशिश करे। तुम उन पर निगाह रखो, मैं अर्शे पर आ रहा हूँ। ये ख्याल रहे कि हमारा वार जरा भी ओछा पड़ा तो मज़ाइल हमें ले डूबेगा। ये सिर्फ शुबा नहीं बल्कि हकीकत है। और उसने खास तौर पर बताया कि हमारी तरफ से गोली भी चली तो वो मज़ाइल फायर करने में तुरक नहीं करेंगे।
मुझे अपनी महारत से ज्यादा इस गन के ऑटो सर्च सिस्टम पर नाज है। हमारी तरफ से फायर हुआ तो वो बच न सकेंगे। इजाजत हो तो अर्शे की रोशनियां गुल करा दूं ताकि हमारी नकलो हरकत न देखी जा सके। ऐसी हमाकत भी न करना, मैंने जल्दी से कहा। किसी भी गैर मामूली तब्दीली से वो चौकन्ना हो जाएंगे। अर्शे पर एक दो आदमियों की मौजूदगी उनके लिए ताज्जुब अंगेज नहीं होगी, क्योंकि करीब आकर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बहुत बेहतर, मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ। अलविदाई फिक्रा उसने अदा किया और मैंने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। एलिनूर के साथ गन बोर्ड का मुआयना करते हुए मैं सारे रास्तों से वाकिफ हो चला था। लिहाजा ओलिनो के रेडियो रूम में छोड़कर मैं अकेला ही अर्शे की तरफ हो लिया। दरमियानी रहायशी मंजिल से चक्करदार आईनी सीने के जरिए अर्शे की समत इख्तियार करते ही भीगी हुई सर्द हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकराए तो मैं प्रेरी लेकर रह गया। अर्शे के अलावा जहाज का तमाम ज़ेरी हिस्सा मरकजी निज़ाम के तहत इतना गर्म और आरामदेह था कि वहाँ रहते हुए खुली फिजा की हड्डियों में उतरने वाली सर्दी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वो तो गनीमत था कि मैंने किसी इम्कानी जरूरत के पेश नज़र कोट पहना हुआ था, वरना उस वक्त मैं सर्दी से जम कर रह गया होता। मैं जेबों में हाथ डालकर आखिरी चंद सीढ़ियां अबूर करते हुए खुले आसमान के नीचे वीरान अर्शे पर पहुंच गया, जहां उस वक्त रगों में खून मुंजमद कर देने वाली यकबस्ता हवाओं का राज था। उस वक्त फिजा पर इतनी गहरी धुंध छाई हुई थी कि अगर दोपेश का समंदर तो दरकिनार, अर्शे पर भी चंद फुट से आगे देखना मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरे जहन पर उस वक्त बहरी कज़ाकों के मसाइल से लैस तेज रफ्तार बोट सवार थी, जिसकी रोशनियां जल उठने की इत्तला देते हुए रेमरान ने फाग लाइट्स रोशन होने का जिक्र भी किया था। गन बोट का ताकतवर इंजन बड़ी हद तक हमवार और बेआवाज था, क्योंकि गन बोट के चलने के बावजूद उस वक्त अर्शे पर सिर्फ समंदर की बिफरी हुई मौजों का गजबनाक शोर सुनाई दे रहा था, जो किसी भी कमजोर दिल आदमी को दहशत सदा करने के लिए काफी था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बहुत से दो पैकर इफरीत लंबी चौड़ी आयनी चादरों के सिरे हाथों में थामे वहशियाना अंदाज में आपस में परसे बेकार हूं और रह रहकर उन आयनी चादरों को झटके देकर मुहिब छनकार पैदा कर रहे। उस वक्त मेरे लिए समत का कोई एहसास बाकी नहीं रहा था, लेकिन गन बोर्ड की तेज रफ्तारी के खिलाफ अपने जिस्मानी रद्दअमल की वजह से मैंने फौरन ही उस समत का तयन कर लिया जिधर बहरी कज़ाकों की बोट की इत्तला मिली थी। उस तरफ अंधेरी धुंध में मुझे जर्द रोशनियों के कुछ मोहूम से धब्बे एक सानिये के लिए नजर आए और फिर गायब हो गए। शायद समंदर की झाग उड़ाती बुलंद मोजे मेरी बसारत और इन रोशनियों के दरमियान दीवार बन गई थी। चंद सेकंड के बाद वो रोशनियां फिर नजर आई। उनकी तादाद 3 ही थी। उनके आसपास यकीनी तौर पर आम रोशनियां भी रही होंगी, जो उस मौसम में धुंध का जुज बनकर मादूम हो गई थी। इस बार गन बोर्ड के अक में फासले पर नजर आने वाली फाग लाइट निस्बतन ज्यादा देर तक नजर आती रही और एक मरतबा फिर गायब हो गई, जिससे अंदाजा होता था कि खुला समंदर उस वक्त मेरी तरफ बिफरा हुआ था, जो महज अपनी लहरों की बेपनाह कुव्वत से कमजोर बहरी ढांचों को आनन फानन में तहस नहस कर सकता था। बहरी कज़ाकों की बोट की रोशनियां देख लेने के बाद मैं गन की तरफ बढ़ा। पहली बार अंदाजा गलत हुआ, लेकिन दूसरी मर्तबा मैं उस बख्तरबंद आहिनी खोल के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया, जो आमतौर पर कछुए के खोल की तरह गन की नाल वगैरह को छुपाए रहता था। उस आईनी बंकर के खुले हुए मेन होल में से रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने अर्शे पर झुककर अंदर देखा तो तंग जगह में रेमराम माहिराना अंदाज में फायरिंग कंट्रोल से कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। उन्होंने सिम्त बदल ली है या अभी तक उसी पोजीशन में चले आ रहे हैं। मैंने महसूस किया कि जिस्म पर दबीज कोट मौजूद होने के बावजूद हड्डियों में पवस्त होने वाली सर्दी के असर से मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसी पोजीशन में उसने एक रोशन स्क्रीन पर बने हुए नुक्तों और लकीरों के एक पेचीदा चाल पर नजर डालते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि बंकर में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, वरना तुम भी अंदर आकर देखते कि ऑटो सर्च कंट्रोल कैसे सुबह रफ्तारी से गन को निशाने पर लेकर आता है। मैं बाहर रहकर अपनी आंखों से उस बोट की तबाही का मंजर देखना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं जवाब देते देते चौंक पड़ा, क्योंकि उस आर्मर्ड बंकर में से खफीफ लेकिन वजनी मशीनी गड़गड़ाहट सुनाई दी थी। कुछ नहीं, गन का रुख तब्दील हुआ है। रेमरान ने मेरी हैरत भांपते हुए अंदर से जवाब दिया, यूं समझो कि गन का दहाना अब उनके हल्क में उतरा हुआ है। जो भी समत इख्तियार करें बैरल उसी तरफ घूम जाएगा। तो क्या वो रुख बदल रहे हैं? नहीं, लेकिन लहरों के जोर से हजारों टन वजनी जहाज तक इधर से उधर हो जाते हैं। फिर उनकी या हमारी बोट की क्या बसात है। हर लहर के साथ समत में एक आध दर्जे का फर्क आ ही जाता है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बहरी जहाज़ों पर हमा वक्त मुशाक नेविगेटर्स की क्या जरूरत होती है। मौसम और समंदर पुरस्कून हो तो जहाज मीलों मील अपनी ठीक समत में चलता रहता है, लेकिन मद्दजर की सूरत में नेविगेटर हर लम्हे अपने आलात पर नजर रखना पड़ती है, ताकि गैर इख्तियारी तब्दीलियों का लम्हा बलम्हा हिसाब रखते हुए जहाज का रुख मोड़कर उसे सही समत में सफर पर गामजन रख सके। उन पर फायर करने के लिए मौजूदा पोजीशन कैसी है? मैंने इस्तरारी तौर पर सवाल किया। शायद बेहतरीन, उसने कहा। अगर वह हमारी दाहिनी तरफ आ गए तो उन पर फायर करने की सूरत में फायर की सारी थ्रस्ट गन बोट के बाएं पहलू में पूरी लंबाई पर आएगी और गन बोट सतह समंदर पर बुरी तरह डगमगाएगी, लेकिन पीछे फायर करने में थ्रस्ट गन बोट के अगले हिस्से पर आएगी, जिसका डिजाइन हाइड्रेट डायनामिक होता है। इसके नतीजे में लम्हाती तौर पर गन बोट की रफ्तार में कदरे इजाफा होगा, लेकिन तवाज़ुन पर कोई असर नहीं होगा। मसला फनी नोयत का और बहुत पेचीदा था,
लेकिन उसने नहायत आसानी से पूरी बात मुझे समझा दी थी। मेरी मालूमात के मुताबिक बारूदी गोलों के पिछले हिस्से का हिसास पायलट चार्ज गन चलते ही एक नपे तुले अंदाज में नाल के अंदर जल उठता है, जिससे फौरी रद्दमल पैदा होता है। यानी नाल में गोला आगे बढ़ते ही गन के ढांचे पर जोर आता है, और अगर उस रद्दमल में ढांचे का तवाजुन खराब हो जाए तो नाल जरूरत से ज्यादा ऊपर उठ सकती है, जिसके नतीजे में गोला निशाने से आगे गिर सकता था, क्योंकि तबाहकुन गोले को आगे फेंकने वाले चार्ज के चलने और गोले के गिर कर फटने में वक्फा लाजमी था, जो गन की साख्त और कुव्वत के एतबार से कमोपेश हो सकता था। फिर इंतजार के बजाय उन्हें अभी उड़ा दो। मैंने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, बस 1 मिनट बाद उनका पता भी नहीं मिलेगा। मुझे जवाब देकर वो पैनल पर झुक गया और मैं असाबी कशीदगी की हालत में सीधा खड़ा हो गया। फुलादी खोल में से चंद हल्की हल्की मशीनी आवाजें उभरी, फिर भारी गूंज के साथ ऊपरी खोल नहायत तेजी के साथ सरक कर एक पहलू में गायब होता रहा। गन का ऊपरी हिस्सा खाली होते ही बैरल एकदम आगे बढ़ी थी। उसका रुख उसी तरफ था जिधर मैंने जर्द रोशनियां देखी थी। किसी जराफ की गर्दन की तरह गन की नाल कदरे दाहिनी तरफ होकर जरा नीचे आई और फिर मैं अर्चे पर मुंह के बल गिरते गिरते बचा, क्योंकि होलनाक धमाके के साथ गोला चलते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अर्चे का फर्श मेरे कदमों से निकल गया हो। आग उगलता हुआ गोला कोहर आलूद फिजा में तैरता हुआ निशाने की तरफ गया और फिर पहली बार समंदर की लहरों का शोर एक होलनाक धमाके में मातूम हो गया। गोला फटने के धमाके के साथ ही फिजा में स्याह धुएं के कसीफ बादल की आगोश में सुर्ख शोले आतशी नागों की तरह अपनी जुबानें निकालते हुए आसमान की तरफ लपके थे। मेरे लिए वो मंजर नाकाबिले फरामोश था। अगर गन का गोला समंदर में गिरा होता तो धमाके के बाद आग और धुआं ना उठता। उन अलामात से जाहिर था कि गोला ठीक निशाने पर पटा था और बहरी कजाक अपनी बोट समेत लुकमा अचल बन चुके थे। चंद सेकंड के सकूत के बाद उसी तरफ यके बाद दीगरे मजीद कई खौफनाक धमाके हुए और कहर में लपके हुए शोलों में जबरदस्त तेजी आ गई। मैंने बुखलाकर अपनी गन की तरफ देखा तो वहां अब कुछ भी नहीं था। नाल दोबारा गायब हो चुकी थी और फुलादी खोल ने पूरी गन को अपने दामन में छुपा लिया था। मुबारक हो, वो गर्क हो गए। इमरान दमदमे से निकलकर पुरजोश लहजा में बोला, ये बाद वाले धमाके कैसे थे? मैंने आग की समत देखते हुए सवाल किया। मैंने एक फायर किया था, वो लोग भी मुसल्ला थे, हो सकता है कि बोट पर आग लगने से उनके मजाइल पटे हों। खुदा का शुक्र है कि गन बोट उनका निशाना बनने से बच गई। उससे पहले कि आग देखकर या धमाके की आवाज़ सुनकर कोई इधर मुतवज्जा हो, हमें अपना रुख तब्दील कर लेना चाहिए। मैंने खुद पर काबू रखते हुए सपाट लहजे में कहा, वरना हकीकत तो ये थी कि उस खतरे की कामयाब सद्देबाब पर मेरे बड़ा को अपने गले से लगाना चाह रहा था, लेकिन आई मैन का वकार मेरी राह में हायल हो गया था।